हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था और जिसके अंदर अपन ने सेल हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद में लिया अपन ने सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के अंदर जो कमियां नहीं थी उसको अपन ने मॉडर्न सेल थ्योरी के द्वारा कंप्लीट किया। फिर उसके बाद में अपन ने सेल टाइप्स लिए जिसके अंदर अपन ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस पढ़ा था। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है आज के इस क्लास के अंदर अपन लेंगे कि सबसे पहले प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स जो होती हैं उनके अंदर मेजर डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन डायग्राम की सहायता से अगर देखें कि प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के अंदर मेजर डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों यहां से पहले भी बहुत से एग्जाम कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पुटअप हुआ था और क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा और उसके अंदर यह पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में उपस्थित है, निम्न में से कौन सा कोशिका अंग जंतु कोशिका में उपस्थित होता है। यहां पर प्लांट सेल का मतलब तो होगा आपका यहां पर प्लांट सेल का मतलब तो होगा आपका पादप कोशिका और एनिमल सेल्स मतलब जंतु कोशिका। जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंदर मेजर डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले अपन स्ट्रक्चर के माध्यम से देखते हैं कि संरचनात्मक अंतर क्या होगा। फिर उसके बाद में अपन एक टेबल की सहायता से कंपैरिजन रूप में अपन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले मैं यहां पर आपको बताऊं कि बोलो यहां पर ये जो जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल्स हैं इसके बिल्कुल सेंटर पार्ट के अंदर ये वाला जो पार्ट है ये पूरा कंप्लीट पार्ट जो है जिसको आप न्यूक्लियस कह दो या फिर अपन उसको क्या कह सकते हैं, केंद्रक कहते हैं। जो एनिमल सेल्स होती है एनिमल सेल्स के बिल्कुल सेंटर पार्ट के अंदर क्या उपस्थित होता है, न्यूक्लियस या केंद्रक उपस्थित होता है। जबकि प्लांट सेल्स के अंदर अगर अपन देखेंगे तो न्यूक्लियस पार्ट जो होता है वो कहां उपस्थित होता है, जो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली जो होती है यानी कि परिधीय भाग के अंदर उपस्थित होता है, पेरिफेरल पार्ट में उपस्थित होता है। जबकि एनिमल सेल्स के अंदर न्यूक्लियस इज द प्रेजेंट इन द सेंटर पार्ट। फिर उसके बाद में ये तो हुआ दोनों के अंदर मुख्य अंतर है। फिर उसके बाद में दूसरा अंतर जो आता है वो ये आता है, बोलो यहां पर जो प्लांट सेल जो है यहां पर इसके अंदर मध्य पार्ट में यानी कि लगभग अपन ये मान सकते हैं कि 90% भाग किसका, प्लांट सेल का। प्लांट सेल के 90% भाग के अंदर रिक्तिका पाई जाती है यानी कि जिसको अपन क्या कहते हैं, वैक्यूल। वैक्यूल कह दो या फिर आप कह दो इसको क्या, रिक्तिका, यानी कि वैक्यूल या रिक्तिका प्रेजेंट होती है। जबकि एनिमल सेल्स जो होते हैं एनिमल सेल्स के अंदर रिक्तिका या तो रहेगी अब्सेंट और अगर प्रेजेंट भी रहेगी तो बहुत छोटे स्मॉल साइज के अंदर रहेगी। जैसे कि अगर अपन माने कि यहां पर अगर अपन ये जो है या फिर अपन ये यूं माने तो इस प्रकार से एनिमल सेल्स के अंदर या तो वैक्यूल्स रिक्तिका अनुपस्थित मान जाती है या फिर इसका आकार जो होता है बहुत ही छोटा सूक्ष्म आकार की रिक्तिकाएं वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। फिर उसके बाद में मेन डिफरेंस मेजर डिफरेंस जो होता है वो ये लेंगे अपन कि एनिमल सेल्स जो होती है एनिमल सेल्स के अंदर यहां पर ये जो अंदर की तरफ जो भाग है ये तो कहलाएगा आपका सेल मेम्ब्रेन कह दो या फिर अपन इसको कह सकते हैं क्या, कोशिका झिल्ली। यहां पर ध्यान देना कि पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में दोनों में ये भी एक सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस आता है कि एनिमल सेल्स जो होती हैं प्लांट सेल्स जो होती हैं प्लांट सेल्स के अंदर तो यहां पर आपका ये जो रहेगा ये तो रहेगा आपका सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। जबकि नीचे की तरफ ये जो वाला पार्ट रहेगा ये रहेगा आपका सेल मेम्ब्रेन यानी जिसको अपन कहते हैं क्या, कोशिका झिल्ली। ये दोनों प्रेजेंट होते हैं किसमें, प्लांट सेल्स के अंदर। जबकि एनिमल सेल्स की अगर अपन बात करें तो एनिमल सेल्स के अंदर ये जो कंप्लीटली रूप से ये जो पार्ट होता है वो किसका होता है, आपके केंद्रक झिल्ली का होता है, सॉरी आपके कोशिका झिल्ली का होता है यानी सेल मेम्ब्रेन का होता है। तो अभी अपन ने तीन मेजर डिफरेंस लिए। पहला तो क्या लिया अपन ने कि न्यूक्लियस जो होता है प्लांट सेल्स के अंदर तो परिधि की ओर उपस्थित होता है जबकि एनिमल सेल्स के अंदर सेंटर पार्ट में उपस्थित होता है। दूसरा मेजर डिफरेंस अपन ने लिया क्या कि जो प्लांट सेल होती है उसके 90% पार्ट के अंदर क्या उपस्थित होती है, वैक्यूल्स रिक्तिका पाई जाती है। जबकि
एनिमल सेल्स के अंदर केवल और केवल सेंटर वैक्यूल जो होते हैं या तो क्या रहते हैं अब्सेंट रहेगी या फिर बहुत ही स्मॉल साइज के अंदर प्रेजेंट होती है। तीसरा मेजर डिफरेंस अपन ने ये लिया कि जो प्लांट सेल्स होती हैं उनके अंदर सेल वॉल, यानी कि अपन सेल वॉल का मतलब कह सकते हैं कि कोशिका भित्ति भी उपस्थित होती है और यहां पर सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली भी उपस्थित होती है। जबकि अगर अपन जंतु कोशिका की बात करें तो जंतु कोशिका के अंदर केवल और केवल बाह्य आउटर लेयर के रूप में क्या प्रेजेंट होती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो इस प्रकार से तीन मेजर अंतर लिए। अब उसके बाद में आता है कि इनमें कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से नहीं। डायग्राम की सहायता से ही आप देख सकते हो कि यहां पर बोलो सबसे पहला तो जो है प्लांट सेल्स जो होता है, यहां पर ये है क्लोरोप्लास्ट। क्या लिखा हुआ है यहां पर, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट जो होता है, इस क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्या होता है, हरित लवक। यानी कि प्लांट सेल जो होते हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जबकि इस डायग्राम के अंदर आपको एनिमल सेल्स के अंदर कहीं भी क्लोरोप्लास्ट क्या रहेगा, अनुपस्थित रहेगा, प्रेजेंट नहीं होता इसके अंदर। यहां पर जो क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक जो पाया जाता है, ये इसलिए पाया जाता है प्लांट सेल्स के अंदर। इसका फंक्शन क्या होगा आगे भी अपन पढ़ेंगे हालांकि, क्योंकि ये भोजन निर्मित करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिसकी सहायता से भोजन का निर्माण करने का कार्य करता है पादपों के अंदर। जबकि एनिमल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट का क्या होता है, अब्सेंट होता है। फिर उसके बाद में अपन लेते हैं मेजर डिफरेंस के अंदर कि यहां पर ऐसे कौन कौन से सेल ऑर्गन हैं जो दोनों सेल्स के अंदर प्रेजेंट हैं। पहला ले अपन गोल्जी एपरेटस यानी कि गोल्जी काय, बोलो यहां भी गोल्जी एपरेटस उपस्थित है। फिर दूसरा ले अपन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपर्दी जालिका, यहां भी अंतःपर्दी जालिका उपस्थित है। फिर यहां भी अपने पास में राइबोसोम उपस्थित है, तो इसमें भी राइबोसोम उपस्थित रहेगा आपके पास में। अब यहां पर ध्यान देना यह है कि जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल्स के अंदर लाइसोसोम अब्सेंट होता है। क्यों होता है लाइसोसोम, जबकि एनिमल सेल्स के अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। ये वाला जो पार्ट है वो क्या है आपका, लाइसोसोम है। लाइसोसोम एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है, जबकि प्लांट सेल्स के अंदर क्या होता है, अब्सेंट। लाइसोसोम को आपने पहले पढ़ा हो तो लाइसोसोम को अपन कहते हैं आत्मघाती थैली, यानी अपन इसको सुसाइड बैग कहते हैं। और सुसाइड बैग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कोशिका के अंदर बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों या फिर स्वयं पूरी कोशिका को क्या कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है, भक्षण कर लेता है उसका। इसलिए यहां पर एनिमल सेल्स में लाइसोसोम प्रेजेंट होता है, जबकि प्लांट सेल्स के अंदर कहीं भी लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, अब्सेंट होता है। तो इट मींस यहां पर फिर अपशिष्ट पदार्थों को डाइजेस्ट करने के लिए कौन आता है, ध्यान रखना यहां पर वैक्यूल पार्ट जो होता है वो लाइसोसोम की भांति कार्य करता है, किसके अंदर, प्लांट सेल्स के अंदर। तो इस प्रकार से अपन ने ये तो मेजर डिफरेंस जो था वो लिया अपन ने किसके माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से। अब आते हैं अपन की इसका ब्रीफ अगर अपन डिफरेंस देखें तो ब्रीफ डिफरेंस के अंदर सबसे पहले देखते हैं कि एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल, सेल वॉल का मतलब क्या होगा, कोशिका भित्ति। सेल वॉल जो होती है, कोशिका भित्ति जो होती है, बोलो जंतु कोशिका के अंदर प्रेजेंट रहेगी या अब्सेंट रहेगी, अब्सेंट रहेगी। अपन ने बताया था अभी पीछे डायग्राम के अंदर अपन ने बताया था कि एनिमल सेल्स के अंदर क्या होती है, केवल और केवल सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल अब्सेंट होती है। जबकि प्लांट सेल्स के अंदर क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, यानी कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। और ये भी ध्यान रखना फॉर्म्ड ऑफ सेलुलोज, यानी कि ये किससे बनी होती है, सेलुलोज से निर्मित होती है। क्या, प्लांट सेल के अंदर कोशिका भित्ति जो होती है, सेल वॉल जो होती है, वो सेलुलोज से बनी होती है और उपस्थित होती है। फिर उसके बाद में देखते हैं यहां पर दूसरा कि एनिमल सेल्स के अंदर वैक्यूल अब्सेंट, या तो अब्सेंट रहेंगी या मैंने क्या बताया था कि प्रेजेंट इन स्मॉल साइज, छोटे आकार के रूप में पाई जाती हैं। जनरली अपन अब्सेंट मानते हैं लेकिन छोटे छोटे आकार के रूप में पाई जा सकती हैं। जबकि यहां पर प्लांट सेल्स के अंदर वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल टेकिंग अप टू 90% ऑफ दिस सेल वॉल्यूम। मैंने भी आपको बताया था पीछे डायग्राम के अंदर कि प्लांट सेल्स के अंदर बिल्कुल सेंट्रल पार्ट के अंदर देखिए यहां पर इधर कि अगर अपन देखें कि यहां पर सेंटर पार्ट के अंदर बिल्कुल कंप्लीटली रूप से क्या उपस्थित है, बड़ी वैक्यूल्स उपस्थित है, जो कि कितना परसेंट पार्ट, 90% पार्ट जो है वो कवर्ड करती है, किसका, उस प्लांट सेल्स का। फिर उसके बाद में आता है थर्ड, सेंट्रियोल इज प्रेजेंट। सेंट्रियोल का मतलब होता है तारक काय। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
यहां पर कि प्लांट सेल्स जो एनिमल सेल्स जो होती हैं उनके अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, जबकि यहां पर सेंट्रियोल प्रेजेंट इन लोअर प्लांट्स। हायर प्लांट्स जो भी होते हैं वो उनके अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। या फिर आपको पहले कंपटीशन में एलडीसी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा भी था कि निम्न में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है, और वहां पर सही राइट आंसर जो लिया गया था वो क्या लिया गया था आपका सेंट्रियोल तारका, क्योंकि प्लांट सेल्स के अंदर जनरली क्या माना जाता है एब्सेंट। लेकिन फिर भी जो लोअर प्लांट्स होते हैं जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास जो होता है उस क्लेमाइडोमोनास के अंदर जो प्लांट सेल्स है ये एक शैवाल होता है, एल्गी का टाइप होता है, और इसके अंदर सेंट्रियोल यानी कि तारकाय क्या होता है प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का मतलब अभी अपने लिखा था कि हरित लवक, बोलो एनिमल सेल है, एनिमल सेल के अंदर हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है एब्सेंट होता है, जबकि प्लांट सेल्स के अंदर क्या होता है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और उसका फंक्शन क्या होता है मेक देयर ओन फूड, यानी कि क्या बनाता है वो भोजन निर्माण करता है। क्या कार्य करता है भोजन निर्माण करता है, और कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू करता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर सहायता करता है क्लोरोप्लास्ट। तो ये तो थे अपने पास में मेन 4 मेजर डिफरेंस। फिर उसके बाद में अगले जो डिफरेंस आएंगे वो आएगा कि ध्यान रखना यहां पर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर मैंने कंप्लीट ऑर्गन क्रिएट किए हैं, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। ईआर का मतलब होता है यहां पर अंतःप्रद्रवी जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका। ध्यान रखना यहां पर कि जो एनिमल सेल्स जो होती हैं उनके अंदर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है कोशिका द्रव्य, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जी एपरेटस आपने सुना होगा, गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो गोल्जी काय ये। फिर उसके बाद में आता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, फ्लैजिला आदि क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। अभी अपन ने डायग्राम के अंदर लिया भी था कि जो एनिमल सेल्स होती हैं यानी कि जंतु कोशिकाएं जो होती हैं उन जंतु कोशिकाओं के अंदर साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी काय है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फ्लैजिला है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं यानी कि सूक्ष्म रिक्तिकाएं आदि प्रेजेंट होती हैं, जबकि यही कोशिका अंग किसमें पाए जाते हैं प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। ध्यान रखना सेल ऑर्गन के अंदर मेजर जो ऑर्गन के अपन लेते हैं जिसके अंदर एक तो आपका आता है क्या प्लास्टिड जो होते हैं, लवक जिसको अपन कहते हैं। ध्यान रखना क्लोरोप्लास्ट भी पढ़ा था अपन ने, चाहे तो आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में पूछे या फिर केवल प्लास्टिड के बारे में पूछे, क्योंकि लवक के ही टाइप्स होते हैं, एल्यूरोप्लास्ट है, इलायोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है, ये सारे के सारे टाइप्स किसके होते हैं प्लास्टिड के होते हैं। तो जो भी टाइप होते हैं प्लास्टिड यानी कि लवक के जो भी प्रकार होते हैं, इलायोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है या फिर एमाइलोप्लास्ट है, ये टोटल कंप्लीटली जो भी लवक होते हैं वो प्लांट एनिमल सेल्स में कंप्लीटली रूप से क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं, जबकि यहां पर प्लास्टिड क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं, लवक उपस्थित होते हैं। वहां पर क्रोमोप्लास्ट भी पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, इलायोप्लास्ट भी पाया जाता है, एमाइलोप्लास्ट भी पाया जाता है। इन सब के बारे में अपन जब सेल ऑर्गन पढ़ेंगे तो वहां पर इसके बारे में आएगा भी पूरा डिस्क्रिप्टिव। उसके बाद में वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 7 नंबर पॉइंट, और ध्यान रखना इसका कि जो एनिमल सेल्स होती है, एनिमल सेल्स के अंदर फूड पार्टिकल्स का जो स्टोरेज होता है यानी कि खाद्य पदार्थों का जो संचय होता है वो किस फॉर्म में होता है ग्लाइकोजन और लिपिड किसके रूप में होता है। आप यहां पर लिख सकते हो कि जो जंतु कोशिकाएं जो होती हैं उनके अंदर भोजन या खाद्य पदार्थों का संग्रहण जो होता है वो ग्लाइकोजन और किस रूप में होता है वसा के रूप में होता है। तो इस प्रकार से ये होता है आपका क्या एनिमल सेल्स यानी कि जंतु कोशिकाओं के अंदर जो खाद्य पदार्थों का यानी कि फूड स्टोरेज जो होता है वो ग्लाइकोजन और लिपिड यानी वसा के रूप में होता है। फिर उसके बाद में लेते हैं अपन इधर की जो 7 नंबर का पॉइंट ही है फूड स्टोरेज इन स्टार्च फॉर्म, यानी कि पादप कोशिकाएं जो होती हैं उनके अंदर भोजन का जो संग्रहण होता है वो किस रूप में होता है स्टार्च के रूप में होता है। बहुत
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना है कि पादप कोशिकाओं में खाद्य पदार्थों का संग्रहण किस रूप में माना जाता है, स्टार्च फॉर्म में स्टोरेज होता है, जबकि एनिमल सेल्स के अंदर ग्लाइकोजन और वसा के रूप में। फिर नेक्स्ट आता है लाइसोसोम एंड सीलिया आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। लाइसोसोम और सीलिया क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं जंतु कोशिकाओं में, जबकि यहां पर क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं दोनों के अंदर। तो इस प्रकार से अपन ने मेजर डिफरेंस लिया। मैं वापस रिपीट करना हूं कि एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन जो पुटअप करेगा वो दो टाइप से क्वेश्चन पुटअप करता है। पहला तो ये कि आपको या तो ये पूछा जा सकता है कि किसमें किस रूप में भोजन का संग्रहण होता है, और जनरली मेजर 99% चांस तो ये होते हैं कि क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपको कोशिका अंग से संबंधित पूछा जाता है कि कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में उपस्थित होता है या पाया जाता है, कौन सा जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, या फिर कौन सा जंतु कोशिका में पाया जाता है पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। ध्यान रखना, गोल्जिकाय, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, फ्लैजिला, ये जो होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये तो दोनों के अंदर पाए जाएंगे, प्लांट सेल्स भी और एनिमल सेल्स के अंदर। अब केवल और केवल प्लांट सेल्स के अंदर कौन कौन से पाए जाएंगे, ध्यान रखना, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स, ये जो होते हैं वो केवल और केवल किसमें पाए जाएंगे, प्लांट सेल्स के अंदर। जबकि एनिमल सेल्स के अंदर कौन कौन प्रेजेंट रहेगा, लाइसोसोम रहेगा। यहां पर एनिमल सेल्स के अंदर वैक्यूल्स के स्थान का जो कार्य या फंक्शन होता है वो एनिमल सेल्स में कौन कर लेता है, लाइसोसोम कर लेता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के बारे में अपन ने डायग्राम सहित और बाकायदा दोनों के अंदर ब्रीफ डिफरेंस भी अपन ने पढ़ा। फिर उसके बाद में आता है, अब अगला अपन स्टार्ट करते हैं कि सेल स्ट्रक्चर क्या है, कोशिका की संरचना क्या है। मान लीजिए कि मैं यहां पर एक कोशिका अपन ले कि जिसके अंदर ये एक मैंने जनरल सेल्स का डायग्राम बनाया, और इस सेल्स के सेंटर पार्ट में ये होता है आपका न्यूक्लियस पार्ट। यहां पर इस न्यूक्लियस पार्ट के अंदर भी आपका आरएनए, क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियोलस ये भी पाई जाएंगी। यहां पर बाहर जो होता है आपका उपस्थित, वो क्या रहेगा, आपका पूरा कंप्लीट साइटोप्लाज्म रहेगा। यहां पर ये जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली। तो अपन स्ट्रक्चर जब अपन पढ़ेंगे तो आउटर साइड से इनर साइड की ओर अपन बढ़ेंगे। सबसे पहले अपन सेल मेम्ब्रेन लेते हैं, कोशिका झिल्ली जिसको अपन कहते हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है और आपको क्वेश्चन इसके अंदर पुटअप कर भी सकता है कि सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अपन इसके अंदर कोशिका की संरचना, कोशिका की रासायनिक संगठन यानी कि केमिकल कंपोजिशन क्या होता है वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में इसकी संरचना यानी कि स्ट्रक्चर से संबंधित रिलेटेड कुछ मॉडल दिए, जिसमें एक मॉडल जो होता है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल होता है। और फिर उसके बाद में लेंगे अपन फंक्शन। ध्यान रखना, क्वेश्चंस जो होते हैं या तो इसके अंदर आएंगे आपको केमिकल कंपोजिशन में से, या फिर आपको पूछेगा कि इसके स्ट्रक्चर्स के जो मॉडल दिए गए थे उसमें से, या फिर इसके जो फंक्शन होते हैं। और फंक्शन में भी 3 फंक्शंस मेन इंपॉर्टेंट होते हैं जिनमें से क्वेश्चन पुटअप होता है। सबसे पहले देखें अपन कि सेल मेम्ब्रेन होती क्या है। यहां इधर डायग्राम में देखें अपन, बोलो ये जो सेल मेम्ब्रेन जो होता है अपन इसको एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। और ये जो सेल मेम्ब्रेन जो है बोलो ये कंप्लीटली रूप से आउटर एनवायरनमेंट से इस साइटोप्लाज्म या फिर सेल ऑर्गन्स को कवर्ड करती है या नहीं करती है, इसलिए यहां पर अपन इसको क्या कह दिया, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज ए बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, जैविक झिल्ली होती है, सेपरेटिंग द इंटीरियर ऑफ ए सेल फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट। यानी कि सेल की जो इंटीरियर आंतरिक सतह जो होती है उसको क्या करती है, बाह्य आउटसाइड एनवायरनमेंट का मतलब बाह्य वातावरण से क्या करती है, पृथक करती है। तो ये तो था अपने पास में क्या, इसका आउटर एनवायरनमेंट, ठीक है। और ये क्या था, इसकी इंटीरियर लेयर थी, इंटीरियर पोर्शन था। तो इस इंटीरियर लेयर को, इंटीरियर पोर्शन को और जो आउटर एनवायरनमेंट है, इन दोनों को सेपरेट करने का कार्य कौन करती है, सेल मेम्ब्रेन। और उसे क्या कहते हैं अपन, कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब आता है कि कोशिका झिल्ली जो थी सबसे पहले किसके द्वारा, सेल मेम्ब्रेन डिस्कवर्ड बाय सी नेगली। आप चाहो तो केवल अकेला नाम याद रख सकते हो, सी नेगली। और एक आता है आपका सी क्रेमर। सी नेगली और सी क्रेमर ने 1855 के अंदर सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया था। ध्यान रखना, साइंस के अंदर आप अगर सन जो है नहीं भी याद रखोगे तो भी कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि
सन के ऊपर आपको क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। जनरली आप वैज्ञानिक या साइंटिस्ट का नाम जरूर ध्यान रखें, इसलिए आप इसको इश्यू न बनाएं कि अपने को सन कैसे याद रखनी है। तो यहां पर सेल मेम्ब्रेन की जो खोज करने वाले वैज्ञानिक जो थे वो कौन थे? नेगली और क्रेमर। अब यहां पर एक और बात मेन इंपॉर्टेंट थी कि प्लॉव नामक वैज्ञानिक थे। कौन थे? प्लॉव। तो इस प्लॉव नामक वैज्ञानिक ने 1931 के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन थी उसको क्या नाम दिया? प्लाज्मा लेमा कहा उसको। प्लाज्मा लेमा का मतलब क्या होता है? जीवद्रव्य कला नाम दिया इसका। क्या नाम दिया? जीवद्रव्य कला। ध्यान रखना इस चीज का कि कोशिका झिल्ली का जीवद्रव्य कला नाम किसने प्रतिपादित किया था? प्लॉव नामक वैज्ञानिक ने किया था। फिर उसके बाद में आता है कि इट इज ए ट्रिपल लेयर्ड स्ट्रक्चर। ट्रिपल लेयर का मतलब जिसमें दो लेयर जो होती हैं वो तो होती हैं लिपिड्स की और एक लेयर होती है प्रोटीन की। अपन केमिकल कंपोजिशन में पढ़ेंगे तब आएगा भी कि ट्रिपल लेयर का मतलब ये होगा कि टू लेयर तो किसकी होंगी? आपकी लिपिड। और लिपिड भी किस रूप में पाया जाता है? फॉस्फोलिपिड्स के रूप में। और वन लेयर जो होती है, दोनों लिपिड लेयर के मध्य में एकल सिंगल परत जो होती है वो किसकी पाई जाती है? प्रोटीन की पाई जाती है। तो इस प्रकार से अपने पास में 3 लेयर स्ट्रक्चर पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन की, जिसकी मोटाई जो होती है वो कितनी होती है? 7.5 to 10 नैनोमीटर पाई जाती है। तो ये तो था एक सिंपल इंट्रोडक्शन कि सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं कि एक ऐसी लेयर जो कि आउटर साइड और इनर साइड जो भी होती है सेल की, उसको दोनों को अलग अलग सेपरेट करती है, वो तो क्या कहलाती है? सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। फिर उसके बाद में लिया कि नेगली और क्रेमर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन को खोजा था। फिर उसके बाद में लिया कि प्लॉव नामक, इंपोर्टेंट है, प्लॉव नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने सेल मेम्ब्रेन को क्या कहा था? प्लाज्मा लेमा कहा, यानी कि जीवद्रव्य कला कहा। फिर उसके बाद में आता है कि इसकी मोटाई ली अपन ने। आगे चलते हैं अपन कि केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, रासायनिक संगठन क्या होता है। और बेसिकली आप इसके केमिकल कंपोजिशन के अंदर तो लिपिड और दूसरा प्रोटीन का परसेंटेज वैल्यू ध्यान रखना कि परसेंटेज वैल्यू जरूर आपको पूछ सकता है। यहां पर लिपिड्स की मात्रा जो होती है वो कितनी होती है? 40 to 45% होती है। और ध्यान रखना आपको क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कोशिका झिल्ली के अंदर लिपिड जो होता है वो किस रूप में पाया जाता है? ध्यान रखना मेन मुख्यतः तो किसके रूप में पाया जाता है? फॉस्फोलिपिड्स। और आपको क्या दिया जा सकता है? ग्लाइकोलिपिड्स। लेकिन मेजर रूप में किस रूप में पाया जाता है? फॉस्फोलिपिड्स के रूप में पाया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखना कि जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर लिपिड्स का मतलब वसा जो होती है उसकी मात्रा तो होती है 40 to 45%। और इसके किस रूप में पाया जाता है वो वसा? फॉस्फेट आयन जुड़ते हैं उसके साथ में, वसा के साथ में, इसलिए वो एक डेरिवेटिव लिपिड पाया जाता है, यानी कि फॉस्फोलिपिड्स पाया जाएगा। फिर उसके बाद में आता है प्रोटीन। प्रोटीन कितना होता है? 50 to 55%, यानी कि 50 से 55% मात्रा किसकी होती है? प्रोटीन की पाई जाती है। और शेष जो रह गया है लगभग 4 से 5% मात्रा जो होती है वो किसकी होती है? कार्बोहाइड्रेट्स की होती है। और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी मेजर रूप में क्या पाया जाता है? दे आर प्रेजेंट एक्सटीरियर ग्लाइकोप्रोटीन। स्ट्रक्चर अपन पढ़ेंगे तो ऊपर ब्रांचेज पाई जाती हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, अभी दिखाएंगे अपन आप डायग्राम के अंदर। तो ग्लाइकोप्रोटीन भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही होता है, इसलिए 4 से 5% क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। और पोलर एंड ऑफ ए फॉस्फोलिपिड्स, यानी कि ध्रुवीय फॉस्फोलिपिड्स भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये था केमिकल कंपोजिशन, जिसके अंदर लिपिड सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या? प्रोटीन। फिर उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट। लिपिड की परसेंटेज कितनी होती है? 40 to 45। और यहां पर मेन इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि लिपिड किस रूप में पाया जाता है? फॉस्फोलिपिड्स के रूप में पाया जाता है। प्रोटीन जो होती है वो 50 से 55% होती है। और देन आता है फिर कार्बोहाइड्रेट जो 4 से 5% उपस्थित होता है। अब उसके बाद में आता है कि अपन ने खोजकर्ता पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसके खोजकर्ता नेगली और क्रेमर थे। प्लॉव ने उसको प्लाज्मा लेमा नाम दिया। फिर उसके बाद में लिया अपन ने केमिकल कंपोजिशन, जिसके अंदर प्रोटीन जो थी वो तो क्या होता है? 55%, लिपिड्स जो होते हैं 40 to 45% और कार्बोहाइड्रेट 4 to 5% प्रेजेंट थे। अब उसके बाद में आता है स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कोशिका की संरचना होती कैसे है उसके बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग सिद्धांत मॉडल प्रस्तुत किए। ध्यान रखना आपको मॉडल का पूरा कंप्लीट वर्णन नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि कौन से मॉडल को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, उसका जरूर ध्यान रहना चाहिए। जिसके अंदर
पहले अपन इस मॉडल या स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले अपन इसके अंदर डायग्राम के अंदर चलें तो ये एक सेल है और उस सेल मेम्ब्रेन का अपन ने टीएस स्ट्रक्चर देखी। देखो इधर ध्यान से, मान लीजिए कि ये आपकी सेल थी इस प्रकार से, ये गोलाकार भाग इधर आएगा और ये गोलाकार भाग इधर, इधर से यूं घूमता हुआ ये एक पूरी कंप्लीट सेल है। अब यहां पर अपन ने केवल इतने पार्ट का क्या लिया है, सेक्शन काट करके, और उस सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर देखी। बोलो यहां पर ये जो भाग पाया जाएगा इसको तो अपन क्या कह देंगे, ये तो पूरा कंप्लीट भाग जो रहेगा वो तो क्या रहेगा आपका साइटोप्लाज्म। क्या रहेगा, ये तो आपका साइटोप्लाज्म रहेगा, यानी जिसको अपन क्या कह सकते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं या जीव द्रव्य कह सकते हो आप इसको। यहां पर मिडिल पार्ट में रहेगा केंद्रक आपका। अब यहां पर ये बात आती है कि बोलो इस कोशिका झिल्ली, जैसे यही है, इधर से इसका सेक्शन काटा अपन ने, ये जो कोशिका झिल्ली है ये तो इसकी क्या रहेगी, बोलो आउटर सतह, ये तो क्या रहेगी आउटर सरफेस रहेगा, और ये अंदर वाला क्या रहेगा इसका इनर सरफेस रहेगा। तो बोलो यहां पर ये वाला जो पार्ट रहेगा ऊपर वाला, ये तो पार्ट क्या रहेगा आउटर सरफेस रहेगा, और नीचे वाला जो पोर्शन है वो क्या रहेगा इनर सरफेस, यानी कि बाह्य सतह और आंतरिक सतह इसके अंदर पाई जाएगी। अब उसके बाद में अपन लेते हैं केमिकल कंपोजिशन लिया अपन ने कि यहां पर एक तो होती है आपकी लिपिड, ये जो लेयर होती है वो तो लिपिड की लेयर होती है। किसकी होती है, ये तो लिपिड। और जो अभी अपन ने पढ़ा था लिपिड कह दो या फिर आप उसको क्या कह सकते हो वसा, इसकी परसेंटेज जो होती है वो कितनी होती है 40 to 45% होता है। यहां पर ये लिपिड जो होता है वो किस रूप में पाया जाता है, फोस्फोलिपिड्स के रूप में। किस में पाया जाता है, फोस्फोलिपिड्स के रूप में ये वसा जो होती है वो पाई जाती है। अब उसके बाद में देखते हैं कि इसके अंदर प्रोटीन, यहां पर ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा ये है, कुछ अणु तो क्या रहेंगे प्रोटीन के बिल्कुल ऊपरी सतह के ऊपर यहां पर दसे, जैसे ये यहां पर दसा हुआ है केवल और केवल, कुछ ये दसा हुआ है यहां पर, तो ये तो जो भाग होते हैं वो क्या रहेंगे आपके प्रोटीन रहेगी। ये पार्ट भी क्या रहेगा आपका प्रोटीन वाला पार्ट रहेगा। अब उसके बाद में अगला आता है कि प्रोटीन भी उपस्थित हो गई। तीसरा जो पार्ट लिया अपन ने वो क्या लिया था केमिकल कंपोजिशन के अंदर, कार्बोहाइड्रेट 4 to 5%। यहां पर ये जो लड़ है, ये बनी हुई है जो ये लड़े, ये क्या कहलाएंगे आपकी ग्लाइकोप्रोटीन कहलाती हैं, और इन्हीं ग्लाइकोप्रोटीन को अपन क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो ये क्या कहलाएगा आपका, चाहे तो आप ग्लाइकोप्रोटीन कह दो या फिर आप इनको क्या कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट भी कहा जा सकता है। ये भी है आपका एक, ये है आपका, ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं वो क्या होंगे आपके ग्लाइकोप्रोटीन या फिर अपन क्या कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स कह सकते हैं। यहां पर ध्यान रखना इन प्रोटीन्स का फंक्शन क्या होगा। प्रोटीन का जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि मान लीजिए कि इस सेल्स के बाहर की तरफ कोई भी पदार्थ की कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर क्या रहेगी उसकी कम मात्रा होगी। कंसंट्रेशन का मतलब यहां पर मात्रा ले सकते हैं, तो यहां पर अगर यहां पर कमी है और यहां पर अधिकता हो गई तो इसका मतलब प्रोटीन जो होती है उस पदार्थ को क्या करेगी अंदर की तरफ लेकर के आती है और सांद्रता को क्या कर देती है इक्वल बनाए रखती है। और कई बार अगर ऐसा नहीं होता तो हो सकता है कि अगर कोई पदार्थ की मात्रा सेल के अंदर ज्यादा हो गई तो धीरे धीरे सेल का आकार इतना बढ़ जाएगी सेल क्या हो जाएगी फट सकती है, या फिर क्या हो जाएगी सेल अगर पदार्थ बाहर निकलना शुरू हो गया तब क्या हो जाएगी सेल सिकुड़ भी सकती है। इसी कारण से पदार्थ को मैनेज करने के कारण से ही यहां पर इसके अंदर कुछ पोर उपस्थित होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, निश्चित आकार के छिद्र पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और इसी कारण से कोशिका झिल्ली को अपन क्या कहते हैं चयनात्मक अर्धपारगम्य कहते हैं। चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं अपन इसको। चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब यह होता है कि जितने पदार्थ की और जो उन पोर्स के अंदर से या जिन छिद्रों की सहायता से पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है उन्हीं पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है, अन्यथा सभी पदार्थों का नहीं हो पाता है। इसलिए अपन इसको क्या नाम दिया है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेलेक्टिव का मतलब चयनात्मक और परमिएबल का सेमी परमिएबल का मतलब क्या हो जाएगा आपका अर्धपारगम्य हो जाएगा। अब यहां पर होगा क्या, इसी कारण से यहां पर दो क्रियाएं होती हैं, एक तो होता है आपका प्राशन क्रिया और एक होती है विसरण क्रिया। अगर मान लीजिए कि इसके अंदर जल के अणुओं का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, किसका, अगर जल के अणुओं का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तब तो वो कहलाएगा ऑस्मोसिस मैकेनिज्म, प्राशन क्रिया कहलाएगी। और जल के अणु भी हमेशा कहां से कहां आएंगे उच्च सांद्रता से, यानी कि
उच्च जो कंसंट्रेशन होती है वहां से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आते हैं। जबकि यहां पर अगर अपने प्राशन, जल का जो परिवहन होगा वो तो किसके माध्यम से होगा, प्राशन क्रिया यानी कि ऑस्मोसिस। फिर एक आता है आपका डिफ्यूजन यानी कि विसरण। अब यहां पर अपन विसरण किसका करते हैं, अगर उस जल के साथ में या किसी भी केमिकल मटेरियल के साथ में अगर गैसेज आती हैं, गैसेज का मतलब यहां पर सेल्स की बात करें तो ह्यूमन बॉडी की अगर अपन चर्चा करें तो O2 और CO2 का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। अगर उसके अंदर O2 और CO2 का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर अगर यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर परिवहन हो रहा है, इट मींस इसका ट्रांसपोर्टेशन अगर होगा तो वो क्या कहलाएगा आपका डिफ्यूजन, यानी कि अपन क्या कह सकते हैं उसको, विसरण क्रिया। तो ये क्रियाएं किसके माध्यम से होती हैं, इस सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से होती हैं। यहां पर अपन ने इसका केमिकल कंपोजिशन भी देखा, जो कि लिपिड कहां है, प्रोटीन कहां है, ग्लाइकोप्रोटीन कहां उपस्थित है। फिर उसके बाद में लिया कि इसके फंक्शन क्या होते हैं, कौन सी इसकी आउटर लेयर होती है, कौन सी इसकी इनर लेयर होती है, कैसे इसमें ऑस्मोसिस की क्रिया होती है। अगर जल के अणु अगर इजीली ट्रांसपोर्ट होते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस क्रिया हो जाएगी। और अगर इसके अंदर गैसेज का ट्रांसपोर्टेशन होता है यानी O2 और CO2 का परिवहन होता है, तब वो मैकेनिज्म क्या कहलाएगी, इसकी डिफ्यूजन प्रेशर कहलाएगा। वो इस प्रकार से अपन इसके अंदर लिया। अब उसके बाद में आता अपन पीछे चलते हैं कि अपन ने पढ़ा था कि इस सेल मेम्ब्रेन का जो भी मैंने आपको डायग्राम दिखाया, उसकी संरचना से संबंधित अलग अलग वैज्ञानिकों ने या अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल दिए। आपको इस मॉडल का जरूर ध्यान रखना है कि मैनी साइंटिस्ट डिस्कवर्ड मैनी डिफरेंट मॉडल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मॉडल दिए। मेनली मुख्यतः अपन रीट लेवल के अकॉर्डिंग केवल दो मॉडल पढ़ेंगे। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट का मतलब होता है इकाई और मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली या कला। इकाई कला मॉडल जिसको अपन कहते हैं, या इकाई झिल्ली मॉडल भी कह सकते हैं, सबसे पहले दिया किसने था, रॉबर्टसन ने दिया था 1958 के अंदर। आप केवल और केवल साइंटिस्ट का नाम याद रखना, बाकी इसकी विशेषताएं मैंने आपको नहीं बताई, क्योंकि ना तो इसके ऊपर क्वेश्चन पुटअप होगा और ना इस स्टैंडर्ड के ऊपर आपको इसके ऊपर कुछ पूछने वाला। ध्यान जरूर रखना कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो था किसके द्वारा दिया गया था, रॉबर्टसन मॉडल के द्वारा दिया गया था, रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया था। फिर उसके बाद में आता है, और पूछा हुआ भी है ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और पहले बहुत सी कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको आप कह सकते हो तरल मोज़ेक मॉडल। तरल मोज़ेक मॉडल किसे कहते हैं, तरल मोज़ेक मॉडल दिया किसने था, सिंगर एंड निकोलसन। दो तरह से क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं इसके अंदर। आपसे अगर ये पूछा जाए कि तरल मोज़ेक मॉडल का प्रतिपादक कौन थे, सिंगर और निकोलसन, यहां पर अपन लिख सकते हैं एक तो कौन थे, सेंगर, और दूसरा कौन थे, निकोलसन। दोनों वैज्ञानिक थे, दोनों ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया, तरल मोज़ेक मॉडल दिया। दूसरा टाइप से आपको क्वेश्चन ये पूछ सकता है इसके अंदर कि कोशिका झिल्ली का निम्न में से सर्वमान्य मॉडल जिसकी संरचना को मान्यता प्रदान की गई थी, वो भी कौन सा मॉडल था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था। यहां पर फ्लूइड और मोज़ेक शब्द इसलिए यूज किया गया क्योंकि अगर अपन पीछे डायग्राम की बात करें, ये जो स्ट्रक्चर थी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की अगर अपन चर्चा करें यानी कि तरल मोज़ेक मॉडल की, तो ध्यान रखना तरल मोज़ेक मॉडल के अंदर जो लिपिड जो होता है यानी कि जो वसा होती है वो हमेशा तरल रूप में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। जबकि यहां पर प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन अणु हमेशा किस रूप में पाए जाते हैं, ठोस रूप में पाए जाते हैं। या तो आप यूं कह दीजिए कि लिपिड जो होता है वो तरल रूप में पाए जाते हैं और प्रोटीन जो होता है वो किस में पाए जाते हैं, ठोस अणु। यहां पर ये जो अणु है पूरे के पूरे, ये तो क्या है आपके लिपिड के अणु है, और प्रोटीन के अणु इनके अंदर ये उपस्थित है, तो जो क्या रहते हैं उसके अंदर ठोस अवस्था में फ्रीली मूवमेंट करते रहते हैं, स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं। इसी कारण से इसका नाम जो दिया गया था वो क्या दिया गया आपका, तरल मोज़ेक मॉडल दिया गया था। और उसके बाद में जो आता है आपका वो रहेगा, यहां पर एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि जो तरल मोज़ेक मॉडल जो दिया गया था उसके अंदर ध्यान रखना कि आपका ये जो डायग्राम है, बोलो यहां पर ये जो सरफेस है ये तो क्या है आपकी वसा यानी कि लिपिड है, और लिपिड के अंदर भी किस रूप में पाए जाते हैं, वो ग्लाइकोलिपिड्स के रूप में। अगर अपन इसकी स्ट्रक्चर देखें, आगे चलते हैं,
यहां अपन बात करते थे मोजेक मॉडल की। यहां पर अभी अपने पीछे डायग्राम देखा था, तो बोलो यहां पर लिपिड जो थे वो इस रूप में तो उपस्थित थे, और ये जो लिपिड के जो अणु होते हैं, ध्यान रखना ये तो थी उसकी कौन सी सतह, आउटर। ऐसी ही संरचना नीचे की तरफ भी है, यानी कि इस प्रकार से, और बीच बीच में यहां पर किसके अणु उपस्थित थे, आपके प्रोटीन के अणु उपस्थित थे, यानी ये क्या था आपका प्रोटीन। अब यहां पर मेन इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि ये जो लेयर है ये और ये दोनों जो लेयर है वो किसकी हैं, फॉस्फोलिपिड्स की। ये जो पार्ट होता है वो होता है हेड पार्ट, और ये जो पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा आपका टेल पार्ट। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि फॉस्फोलिपिड्स जो मॉलिक्यूल होते हैं, कौन सा पार्ट तो इसका जल स्नेही यानी कि हाइड्रोफिलिक होता है, और कौन सा पार्ट उसका हाइड्रोफोबिक होता है। दो वर्ड यूज किए गए, एक तो पहला तो यहां लिखते हैं अपन, एक तो होता है आपका जल स्नेही यानी कि हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब ये होता है कि अगर यहां पर ये कोशिका है ये उस तरह से, और इस कोशिका की ये आउटर सतह है, बोलो यहां पर जल का संपर्क रहेगा, तो अगर जल का संपर्क रहेगा तो इसका मतलब कि जो फॉस्फोलिपिड्स है उसका हेड पार्ट जो होता है वो जल के साथ में जुड़ेगा, इसलिए इसका पार्ट को अपन ने क्या नाम दे दिया, हाइड्रोफिलिक कहा। और जो टेल पार्ट होता है, ये वाला पार्ट जो होता है, ये जो पार्ट होता है दूसरा पार्ट लिया गया, और इसको अपन कहते हैं कौन सा पार्ट, हाइड्रोफोबिक। ध्यान रखना, आप इसको नोट कर सकते हो, मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होगा, जल विरोधी, यानी कि यहां पर मध्य वाले भाग में ये दोनों टेल पार्ट जो हैं, इस पार्ट के अंदर जल के अणु बाइंड नहीं हो पाते हैं, इसलिए ये भाग क्या कहलाएगा, हाइड्रोफोबिक कहलाएगा। तो इस प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि जो फ्लूइड मोजेक मॉडल जो दिया गया था वो सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया था, और इसी मॉडल को मान्यता दी गई, जिसके अंदर लिपिड जो होते हैं वो तो किस रूप में पाए जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी कि द्रव अवस्था में, तरल अवस्था में, और प्रोटीन जो होते हैं वो किस रूप में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में लिया अपन ने कि जो फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं उनके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो हेड पार्ट और दूसरा कौन सा होता है, टेल पार्ट। हेड पार्ट जो होता है वो हमेशा क्या रहता है, हाइड्रोफिलिक, यानी कि जल के साथ में जुड़ता है, जल के अणु बाइंड होते हैं उसके साथ में, और जो टेल पार्ट होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, यानी कि वो क्या होता है, जल विरागी होता है। कारण क्योंकि उसके साथ में जल के पार्ट नहीं जुड़ते हैं। ध्यान रखना इसके ऊपर, और इन दोनों का नाम याद रखना। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो थे वो तो किसके द्वारा दिया गया था, रॉबर्टसन के द्वारा, और फ्लूइड मोजेक मॉडल पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहले किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, सिंगर और निकोलसन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आज के लिए इतना ही काफी। जो स्टूडेंट्स इस चैनल के ऊपर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।